साल 2010 इंडिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक इवोल्यूशन का साल था, जहां पे सैमसंग, नोकिया, ब्लैकबेरी और एचटीसी के फोन तेजी से इंडिया में आते जा रहे थे। लेकिन उस समय भी कस्टमर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्हें अपना फोन रिचार्ज कराना होता तो या तो उन्हें शॉप पे जाके रिचार्ज कराना होता था, या फिर वो स्क्रैच कार्ड लेके आते थे और उसके थ्रू अपना फोन रिचार्ज किया करते थे। ये मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे साल 2010 में इंडिया में दो बड़े फिनटेक प्लेयर्स ने रियलाइज किया। सबसे पहले कुणाल शाह अपना फ्रीचार्ज लॉन्च करते हैं और उसी साल 2010 में पेटीएम भी लॉन्च होता है। लेकिन फ्रीचार्ज को अप्रैल 2015 में स्नैपडील ने 2800 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन पेटीएम यहाँ बिकने नहीं, मार्केट की लीडर बनने आई थी। पेटीएम की शुरुआती सर्विसेज प्रीपेड रिचार्ज था और इसके साथ ही वो डीटीएच का भी रिचार्ज का सर्विस दिया करते थे, जिस वजह से उन्होंने थोड़े सब्सक्राइबर भी गेन किए। और 2011 में सैफायर वेंचर ने इसमें $10 मिलियन इन्वेस्ट किया। लेकिन पेटीएम ने मार्केट का पहला डिसरप्शन साल 2014 में किया, जब उन्होंने वॉलेट का फीचर लॉन्च किया। ये इतना तेजी से पॉपुलर हुआ कि इंडियन रेलवेज ने और उबर ने अपने पेमेंट फीचर में भी पेटीएम का वॉलेट ऐड कर लिया। और धीरे धीरे पेटीएम मेट्रो रिचार्जेस और बिल पेमेंट जैसी कई सारी सर्विसेज देने लगी, जिस वजह से जहां अगस्त 2014 में इनके सिर्फ 1 करोड़ ही यूजर थे, वो एक साल के अंदर ही बढ़ के करीब 10 करोड़ पार कर जाते हैं। और इनका ट्रैवल बुकिंग का भी बिजनेस $500 मिलियन के पार हो जाता है। इंडिया में अभी फिनटेक रिवोल्यूशन आया भी नहीं था और पेटीएम 10 करोड़ यूजर्स को पार कर चुकी थी, जिस वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर पेटीएम पे पड़ने लगी। और यहाँ चाइना की अलीबाबा ग्रुप ने अपने आयन फाइनेंशियल के थ्रू पेटीएम में 40% स्टेक खरीद लिया। और उसके बाद पेटीएम में इन्वेस्टमेंट की होड़ सी लग जाती है। ताइवान की कंपनी मीडिया टेक इसमें इन्वेस्ट करती है, इसके बाद रतन टाटा जी इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन पहुंच जाती है। लेकिन पेटीएम यही नहीं रुकने वाली थी, वो कस्टमर से बस फीडबैक ले रही थी और अपने नए नए प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करती जा रही थी। लेकिन असली सक्सेस इनको मिली डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, जब 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर सामने आते हैं और उन्होंने डीमोनेटाइजेशन लॉन्च कर दिया। उस रात को जहां पूरी भारत की पब्लिक एटीएम की तरफ दौड़ रही थी, वही पेटीएम की टीम अपने नेक्स्ट डे के एडवर्टीजमेंट की तैयारी कर रही थी। अगले दिन का भारत में न्यूज़पेपर आता है और पेटीएम ने पीएम के कल्ट को यूज करते हुए अपने आप को मार्केट में एक नेक्स्ट ऑप्शन की तरह रखा। और पेटीएम का यूजर बेस उस समय जो 14 करोड़ था, वो एक साल के अंदर बढ़ के 27 करोड़ पहुंच जाता है। और सॉफ्ट बैंक ने इस कंपनी में $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी की वैल्यूएशन अब बढ़ के $7 बिलियन पहुंच जाती है। दोस्तों, ये 2017 तक ही हो रहा था। अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से फिनटेक रिवोल्यूशन आया भी नहीं था, लेकिन पेटीएम पूरे इंडिया में शाइन कर रहा था। पेटीएम में सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना की आंट ग्रुप है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वीजा के बाद। और पेटीएम आंट ग्रुप के ही बिजनेस मॉडल को इंडिया में भी रेप्लिकेट करना चाहती थी। वो कुछ ऐसा था कि पेटीएम इंडिया के सारे तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज अपने ही प्लेटफॉर्म पे देना चाहती थी, जिस वजह से पेटीएम ने पेटीएम मॉल लॉन्च किया, पेटीएम मनी लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन दे दिए। इसके साथ ही पेटीएम गोल्ड भी उन्होंने लॉन्च किया, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट भी करें और कई सारी चीजें एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अलीबाबा ग्रुप की एजी टेक होल्डिंग ने पेटीएम की हेल्प किया पेटीएम फर्स्ट गेम बनाने में भी। अब दोस्तों, जुलाई 2014 में आरबीआई एक नई कैटेगरी का पेमेंट ऑप्शन मार्केट में लेके आती है। इसके थ्रू आरबीआई चाहता था कि इंडिया के छोटे बिजनेस भी ऑनलाइन पेमेंट की तरफ आए, जिस वजह से वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया के मार्केट में बैंकिंग के पास लेके आना चाहती थी, जिसके लिए इनको करीब 41 एप्लीकेशंस आते हैं और जिसमें 11 एप्लीकेशन सेलेक्ट किए जाते हैं और उसमें एक पेटीएम भी रहता है। और उसके बाद पेटीएम अपना बैंकिंग का भी ऑपरेशन लॉन्च कर देता है मार्केट में। जहां मार्च 2019 में देखें तो पेटीएम इंडिया के ऑनलाइन बैंकिंग के मार्केट को लीड कर रहा था। पेटीएम यहाँ 19% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा था, जहां पे एसबीआई दूसरे नंबर पे 17% के साथ था और एयरटेल अपने पेमेंट ऑप्शन में सिर्फ 5% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा था। पेटीएम की इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था कि पेटीएम बहुत ही फास्ट एडॉप्टर था। जैसे ही उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस लॉन्च हुए, उन्होंने मार्केट में टाई अप करना शुरू कर लिया। जनवरी 2018 में पेटीएम ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया और उन्होंने एफडी के ऑप्शन मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही अप्रैल 2020 में इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ भी पार्टनरशिप किया और मार्केट में पेटीएम का डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो पेटीएम फास्ट अडॉप्टर थी मार्केट की। आरबीआई ने 11 पेमेंट बैंक अप्रूव किए थे, लेकिन 2019 के एंड तक उसमें से 5 बंद हो गए। लेकिन वही दूसरी तरफ पेटीएम अपने प्रॉफिट जनरेट करने लगा था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 में देखें तो पेटीएम ने 19 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं पिछले साल पेटीएम लॉसेज में थी। इनके पूरे फाइनेंशियल्स अभी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सब स्टोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब अपनी सक्सेस को देखते हुए पेटीएम अपना आईपीओ भी मार्केट में लाने की तैयारी करती है, जिसमें वो करीब 18,300 करोड़ का अपना आईपीओ लाती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। इसमें कंपनी $20 बिलियन के मार्केट वैल्यूएशन के साथ मार्केट में आ रही थी। जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है, उस दिन शेयर का प्राइस 1950 रुपए पे लिस्ट होता है और उसी दिन शेयर 27% गिरा और करीब 1560 रुपए पे शेयर बंद हुआ, जो कि पहले दिन किसी आईपीओ का सबसे बिगेस्ट फॉल था इंडिया के हिस्ट्री में।
अब दोस्तों इस फॉल की सबसे बड़ी वजह हम देखें तो पेटीएम का जहां रेवेन्यू था 2800 करोड़ का, वहीं पेटीएम की वैल्यूएशन थी $20 बिलियन। इसका मतलब ये था कि जितना रेवेन्यू था उससे काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थी कंपनी, जिसका मार्केट में क्लियर रिस्पॉन्स भी आया और इस कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई और इनके शेयर की वैल्यू लगातार गिरती ही उसके बाद दिखाई दी। इसमें मैंने डिटेल वीडियो पहले बना के रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि क्यों पेटीएम ओवर वैल्यूड थी इतनी ज्यादा। अब अगर हम पेटीएम का पूरा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें तो वो 3 पिलर्स पे बेस्ड है। सबसे पहला पेटीएम पेमेंट सर्विसेज दिया करता है, दूसरी इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज है और तीसरी इनकी क्लाउड सर्विसेज है। तो जहां पेमेंट सर्विस इनकी सबसे पहली सर्विस होती है जिसके थ्रू ये कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे सर्विस के थ्रू ये अपने जितने भी मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे दुकानदार होते हैं, उनको ये फ्री में क्यूआर कोड दिया करते हैं। अब इस क्यूआर कोड को यूज करके बहुत सारे कस्टमर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन ये जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको भी 2 ऑप्शन देते हैं। पहला तो फ्री में क्यूआर कोड देते हैं, दूसरा ये साउंड बॉक्स का भी ऑप्शन देते हैं जिसमें ये मंथली शॉपकीपर से ही कुछ पैसा चार्ज किया करते हैं सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। अगर आज हम देखें तो इंडिया में करीब 68 लाख मर्चेंट्स पेटीएम का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं। इन क्यूआर कोड्स के थ्रू इंडिया में करोड़ों यूजर्स इनके थ्रू ट्रांजैक्शन किया करते हैं, जो कि पेटीएम के नए कस्टमर बना करते हैं और उनको पेटीएम बाद में अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बेचा करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में देखें तो हर महीने करीब 8.2 करोड़ लोग एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू किया करते हैं। अब पेटीएम के इतने बड़े आईपीओ गिरने के बाद पेटीएम ने अपने कई नए बिजनेस से फोकस किया। पेटीएम ने सबसे ज्यादा अपना फोकस किया कि वो लोन बांटना उन्होंने मार्केट में शुरू किया। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू आते हैं उनको पेटीएम लोन बांटा करती है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर हम देखें तो पेटीएम ने करीब 7,623 करोड़ का लोन बांटा है और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये डेटा बढ़ के करीब 35,378 करोड़ हो जाता है, जो कि 364% का राइज है। वहीं इनकी क्लाउड सर्विसेज में ये क्रेडिट कार्ड बांटा करते हैं। अगर मार्च 23 में देखें तो इनके करीब 5,89,000 एक्टिव कार्ड्स हैं एसबीआई और एचडीएफसी के साथ। अब दोस्तों इस लोन के बिजनेस का पेटीएम को कितना बड़ा फायदा हुआ, आइए एक बार इसको फाइनेंशियल के थ्रू इनके देखते हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में पेटीएम का रेवेन्यू था 2800 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू बढ़ के 7,990 करोड़ हो जाता है, जिसमें इनकी पेमेंट सर्विस पहले 71% कंट्रीब्यूट करती थी, जो कि घट के 62% हो गई। वहीं क्लाउड सर्विस भी 25% से घट के 19% हो जाती है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल सर्विस 5% से बढ़ के 19% पहुंच जाती है 1 साल के अंदर, जो कि करीब 246% CAGR के रेट से ये इनका लैंडिंग बिजनेस बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे पेटीएम को एक बड़ा एडवांटेज मिला था, जो कि उनका फेल हो चुका है आज के डेट पे। जब इनकी बैंकिंग सर्विस बंद हो गई तो इनका लैंडिंग का बिजनेस भी यहाँ बड़ा हर्ट हो गया। अपने इस फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से पेटीएम ने अपने लॉसेस काफी ज्यादा रिड्यूस किए थे। करीब 2396 करोड़ से करीब 1776 करोड़ तक इनके लॉसेस घट के आ गए थे और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि पेटीएम इंडिया की सबसे पहली बैंकिंग कंपनी बनेगी जो कि प्रॉफिटेबल होने वाली है, बट ऐसा होता नहीं है। सडनली 31 जनवरी 2024 को पेटीएम के बैंकिंग ऑपरेशन को आरबीआई पूरी तरह बंद कर देता है। अब आप सोचेंगे ये तो सडन हुआ, लेकिन दोस्तों ये सडन नहीं हुआ। इसके लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा और वहां से पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। अगर आप 20 जून 2018 को देखें तो बैंकिंग सर्विस लॉन्च करने के 1 साल बाद ही इनके ट्रांजैक्शन को सेबी ने रोक दिया था। आरबीआई को पेटीएम के केवाईसी प्रोसेस में काफी बड़ी गड़बड़ियां दिखाई दी थी, जिस वजह से इन्होंने इनके ट्रांजैक्शन को रोक दिया था, जिसको 1 साल बाद फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक और वेस्टर्न यूनियन बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन लगाया, क्योंकि आरबीआई के कंप्लायंसेस यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे थे और बार बार आरबीआई इनको बोल रहा था कि आप अपने ऑपरेशंस ठीक कर लीजिए, क्योंकि आप एक बैंकिंग कंपनी है। और इसके बाद फाइनली जब पेटीएम लास्ट तक नहीं ठीक किया अपना प्रोसेस, तो आरबीआई ने मई 2022 में इनके सारे ऑपरेशंस होल्ड पे डाल दिए और इनसे बोल दिया कि अब आप नए यूजर्स नहीं जोड़ सकते हैं। जिसके बाद पेटीएम की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाती है और कुछ चौंकाने वाले 200 रिजल्ट आते हैं। तो इनको 2 पॉइंट पे आइए समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे निकल के क्या आया। आरबीआई के ऑफिसर्स का कहना है कि इनका केवाईसी प्रोसेस काफी ज्यादा वीक था, जिसमें जब भी ये नो योर कस्टमर वाला जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ये पूरी तरह से फॉलो नहीं करते थे। इसके साथ में इसमें 1 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट थे जो पूरी तरह से फेक थे। इसके अलावा पेटीएम में फेक पैन कार्ड का भी यूज करके अकाउंट बनाया जा रहा था। इसके अलावा एक ही पैन कार्ड पे कई हजार अकाउंट खुल रहे थे और साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ये हो रही थी कि इनका जो लिमिट था वो 1 लाख के अंदर होता था, लेकिन कई ऐसे अकाउंट थे जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया था। ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा करता है और यही आरबीआई को भी लगा, जिस वजह से उन्होंने इनका पूरा बिजनेस ऑपरेशन बंद कर दिया। दोस्तों ये मनी और लॉन्ड्रिंग तक ये पूरे तार जाके जुड़ सकते हैं और आगे हो सकता है इस पे चेकिंग हो, तो आने वाले समय में हो सकता है कई इनके ऑफिसर्स गिरफ्तार भी हो जाए पेटीएम के। सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरबीआई को दिखाई दिया, आइए उसको भी समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें 51% विजय शेखर शर्मा के पास होल्डिंग है और 49% 197 कम्युनिकेशन जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसके पास आता है। लेकिन आरबीआई का ऐसा कहना है कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन अपनी किसी भी सब्सिडरी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आरबीआई चाहती थी कि इनकी जो फाइनेंस वाला जो पूरा ऑपरेशन हो वो एक अलग एंटिटी की तरह काम करे, क्योंकि उससे कस्टमर्स की डिटेल जुड़ी हुई थी, क्योंकि पेटीएम भी एक इंडिया का बैंकिंग वाला ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई कि यहाँ पे चाइना का एंगल जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्च 2022 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया था कि पेटीएम अलीबाबा की आर्ट ग्रुप के साथ अपने फाइनेंशियल के मैटर शेयर किया करती है। इसके साथ ही यहाँ के कुछ कस्टमर्स की भी डिटेल्स बाहर शेयर की जाती है। ऐसे कई सारे ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट आए थे। इस रिपोर्ट के आने के 24 घंटे के अंदर ही पेटीएम के शेयर जहां 691 रुपए के थे वो गिर के करीब 543 रुपए पे आ जाते हैं। इसके बाद पेटीएम ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। चाइना के आर्ट फाइनेंशियल जिसके सबसे ज्यादा स्टेक थे इस कंपनी में, उसके स्टेक कम किए गए और विजय शेखर शर्मा अपने स्टेक्स इस कंपनी में बढ़ाते हैं और 19% तक बढ़ाते हैं और ये पेटीएम के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं। ये था कंपनी का एक पूरा पर्सोना क्रिएट करना, ताकि लोगों की नज़र में इस कंपनी के पूरे मालिक विजय शेखर शर्मा है, इसी तरीके से प्रेजेंट करना था। इसका थोड़ा फायदा भी होता है विजय शेखर शर्मा को और कंपनी के शेयर प्राइस भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के जो प्रॉब्लम है उसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? जहां पेटीएम के सामने अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेयर है वो है फोन पे, जिसके 46% से ज्यादा मार्केट शेयर है। उसके बाद गूगल पे और तीसरे नंबर पे पेटीएम आता है। तो जब पेटीएम के मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है, इनके यूजर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम इंक्रीज देखें तो वो फोन पे के मार्केट में हो रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो 15 से 20% यूजर्स का राइज आया है फोन पे के मार्केट में। वहीं दूसरी चीज ऐसे इन्वेस्टर जो आप सीख सकते हैं, आप देखेंगे कि वॉरेन बफे ने 2 महीने पहले ही पेटीएम में से अपने सारे स्टेक बेच दिए थे। इसके साथ ही अभी 24 जनवरी को ही सॉफ्ट बैंक ने भी अपने बहुत सारे शेयर्स बेचे थे। तो आप इन बड़े इन्वेस्टर से ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं और मार्केट में जो न्यूज़ आती है ये उसको भी रीड किया करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करिए और कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उसके हिसाब से आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब 2018 से आरबीआई पेटीएम को बोल रहा था कि आप अपने कंप्लायंसेस को ठीक करिए, तो अभी तक वो कंपनी कर क्यों नहीं पाई? तो आप ये समझिए कि ये एक ऑनलाइन बैंकिंग की कंपनी है। जो केवाईसी की प्रोसेस है, अगर उसको ये बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं रखेंगे तो ज़्यादा कस्टमर इनके ऑनलाइन नहीं आएंगे। इंडिया के जो यूजर्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए कंपनियां चाहती हैं कि वो अपना केवाईसी का प्रोसेस बहुत ईजी रखें और इसी की कोशिश में पेटीएम ने अभी इतनी सारी गलतियां कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पेटीएम की गलती थी वो आप ये समझ सकते हैं कि जब पेटीएम के सबसे बड़े जो शेयर होल्डर थे वो आर्ट ग्रुप थे, तो कंपनी के जिस तरीके से फ्यूचर जाना है वो डिसाइड करेगी वो कंपनी जिसका सबसे ज्यादा शेयर है। हालांकि कंप्लीटली नहीं डिसाइड करेगी, लेकिन उनका एक इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना कंपनी पे। इसीलिए जब शुरुआती समय में विजय शेखर शर्मा ने करीब 40% अपना स्टेक जब बेच दिया था 2015 में ही, वहीं पे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती किया था, जिसका आज उन्हें सबसे बड़ा फल मिल भी रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पेटीएम का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इनके फ्यूचर पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।